औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अश्तान मरदूद के शर से पनाह मांगती हूँ शुरुल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान निहायत रहम वाला है। स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने पढ़ना है एटम के बारे में। हम लोग मुकम्मल तौर पर पढ़ेंगे भी और साथ में प्रैक्टिकल देखेंगे भी। ठीक है, एटम क्या होते हैं, किस तरह से काम करते हैं और इनका क्या तरीक़ाकार है, सब कुछ हम प्रैक्टिकल देखेंगे भी और पढ़ेंगे भी। ठीक है, तो सबसे पहले आपके जहन में क्या आता है कि एटम क्या होगा। हम लोग आगे सब कुछ प्रैक्टिकल देखने वाले हैं। ठीक है, और देखें, जो चीज़ बंदा देखता है साथ में सुनता है तो वो बहुत ज़्यादा जो है वो हमारे जहन में बात बैठ जाती है। इस तरह यहाँ पे मैं प्रैक्टिकल दिखा के पढ़ाती हूँ ताकि आपके लिए कोई कन्फ्यूजन बाकी ना रहे। तो सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि इस वीडियो को, ये जो आज का टॉपिक है एटम, इसको बनाते बनाते मेरे 4 दिन लग गए हैं, क्योंकि सब कुछ ऑलमोस्ट प्रैक्टिकल बनाना होता है और हर चीज़ दिखानी होती है। मॉलिक्यूल्स किस तरह से हरकत करते हैं, ऑलमोस्ट सब कुछ दिखाना पड़ता है। तो मेरे 4 दिन लग गए हैं और आज मैं इस वीडियो को मज़ीद आगे बना रही हूँ। तो गौर से सुने, देखें भी, वरना मेरी अगर आप गौर से सुनेंगी नहीं, देखेंगी नहीं, तो मेरे तो 4 दिन की मेहनत तो ज़ाया हो जाएगी ना। तो आपने क्या करना है, इसको गौर से सुनना है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। दुनिया की हर चीज़ एटम से बनी होती है। हर चीज़, चाहे वो कोई जानदार चीज़ है, चाहे वो कोई बेजान चीज़ है, हर चीज़ एटम से बनी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कार, घर, चेयर, जूते, इंसान, हर चीज़ एटम से बनी होती है। ठीक है, हर चीज़ जो भी हमें नज़र आ रही है और जो नहीं भी नज़र आ रही, जैसे कि गैस हमें नज़र नहीं आती बट महसूस होती है, वो भी एटम से बनी होती है। ठीक है, हो सकता है आपके जहन में ये सवाल आ रहा हो कि जब हर चीज़ एक ही चीज़ से बनी होती है, यानी कि एटम से बनी होती है, तो चीज़ें एक जैसी क्यों नहीं होती। यानी कि अगर बेजान चीज़ें हैं वो भी एटम से बनी है, जानदार चीज़ें हैं वो भी एटम से बनी है। अगर वही एटम मिल रहे हैं, कुछ चीज़ें बेजान क्यों बन रही हैं और कुछ चीज़ें जानदार क्यों बन रही हैं, एक जैसी बननी चाहिए ना। तो आपके इस सवाल को भी मैं आगे हल कर देती हूँ। ओके, तो आपका इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको अभी मिल जाएगा। इस दुनिया में कुल एटम की जो अक़साम है वो 118 है। 118 किस्म के एटम पाए जाते हैं, जिनमें से 92 जो हैं वो कुदरती तौर पर पाए जाते हैं, जबकि जो बाकी हैं वो साइंसदानों ने खुद लेबॉर्ट्री में तैयार किए हैं। ठीक है, और इनमें से 92 में से 16 ऐसे एटम हैं जिनको बायो एटम कहते हैं। एटम को एलिमेंट्स भी आप लोग कह सकते हो। ठीक है, तो 16 ऐसे एलिमेंट हैं या फिर एटम हैं जिनको बायो एलिमेंट कहते हैं। ये जो 16 हैं एटम्स, जब ये आपस में मिलते हैं तो जानदार चीज़ बनती है। ठीक है, और जब ये 16 ना इस्तेमाल हो, दूसरे एटम इस्तेमाल हों, तो बेजान चीज़ बनती है। यही वजह है कुछ चीज़ें जानदार हैं और कुछ चीज़ें बेजान हैं। दुनिया की जितनी भी जानदार चीज़ें हैं वो इन बायो एलिमेंट्स से, यानी इन 16 एटम से मिलकर बनी है। ठीक है, तो यही वजह है बेजान चीज़ के लिए और एटम होते हैं और जानदार चीज़ के लिए और एटम होते हैं। ठीक है, बेजान चीज़ को बनाने वाले मुख्तलिफ एटम होते हैं, वो और किस्म के होते हैं, और जानदार चीज़ का जिस्म बनाने वाले और एटम होते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व हो गया है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एटम की शक्ल। तो एटम कुछ इस तरह से होता है, आप देख सकते हैं ये एटम की शक्ल है। जो रेड कलर में आप देख सकते हैं ये प्रोटॉन है, और येलो कलर में आप जो हैं दायरे से छोटे छोटे आपको नज़र आ रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन हैं, और जो ग्रीन कलर में है वो न्यूट्रॉन है। जो आपको गोल दायरे नज़र आ रहे हैं इनको शेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? शेल्स कहते हैं। ठीक है, ये होती है एटम की शक्ल। कुछ इस तरह से एटम की शक्ल होती है। हो सकता है अब आपके जहन में ये क्वेश्चन आ रहा हो कि जब एटम्स की शक्ल इस तरह से होती है, इस तरह के एटम होते हैं,
तो फिर एटम की इतनी अक़साम क्यों है, यानी कि जब सबकी शक्ल एक जैसी है तो फिर उनकी अक़साम क्यों है। जो चीज़ एक जैसी होती हैं बिल्कुल सेम है उन वो तो फिर एक जैसी हैं, उनमें तो कोई अक़साम नहीं होगी। अगर कोई चीज़ है वो थोड़ी डिफरेंट है, थोड़ी मुख्तलिफ होती है, तब उसकी अक़साम होती है। जब सब एटम एक जैसे हैं तो फिर उनकी अक़साम क्यों है। जब सब एटम की शक्ल एक जैसी है तो फिर उनकी मुख्तलिफ अक़साम क्यों है। अगर वो मुख्तलिफ होते, थोड़े थोड़े चेंज होते, फिर तो चलो मुख्तलिफ अक़साम होती। जब एक जैसे हैं तो फिर क्यों मुख्तलिफ अक़साम है। तो अभी हम इसका भी जवाब देंगे, तो चलिए देखते हैं। अभी आपको इसका भी जवाब मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पिक को, ठीक है। यहाँ पे एटम की शक्ल वाकई में कुछ इस तरह से होती है, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से दायरे होते हैं, दरमियान में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, और ये जो दायरे हैं यानी कि शेल्स हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो वाकई में शक्ल ऐसी ही होती है। लेकिन होता क्या है, कहीं पे जो ये दायरे हैं, शेल्स हैं, कहीं पे ज़्यादा होते हैं किसी एटम में कम। शक्ल सबकी एक जैसी होती है, ऐसा नहीं होता कि कोई चौड़ा हो, चौकोर हो, कोई मुरब्बा हो, ऐसा नहीं होता। शक्ल सबकी एक जैसी होती है और सबके अंदर बिल्कुल ऐसे ही होता है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और शेल्स में इलेक्ट्रॉन। फ़र्क क्या होता है, फ़र्क सिर्फ इतना होता है, किसी में शेल्स की तादाद ज़्यादा होती है और किसी में शेल्स की तादाद कम होती है। बस यही फ़र्क होता है कि किसी में शेल्स की तादाद यानी कि दायरे जो आप देख सकते हैं, किसी में ज़्यादा होते हैं और किसी में कम, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें सिर्फ एक शेल है, इसमें 2 शेल हैं, ठीक है, इसमें 3 शेल हैं। इसी तरह शेल्स की तादाद जो है वो बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो जिसमें एक शेल होता है उस एटम का एक नाम होता है, और जिसमें 2 शेल होते हैं उसका कोई और दूसरा नाम होता है, और जिसमें 3 शेल होते हैं वो उसका तीसरा नाम होता है, ठीक है। तो यही वजह है कि एटम की मुख्तलिफ अक़साम है, ठीक है। शेल्स की वजह से एटम की मुख्तलिफ अक़साम है। जिसमें एक शेल होता है वो कोई और किस्म होती है, जिसमें 2 शेल होते हैं वो कोई और किस्म होती है, और इन शेल्स की वजह से एटम्स के नाम है। एक शेल वाले का नाम हाइड्रोजन होता है, इसी तरह 2 शेल वाले का फिर कोई और नाम, 3 शेल वाले का फिर कोई और नाम। तो चलिए अब हम और पढ़ते हैं। एटम में इस तरह से कुछ इलेक्ट्रॉन हरकत कर रहे होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स दरमियान में होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स हरकत कर रहे होते हैं रात दिन, चाहे वो कोई बड़ा एटम हो चाहे कोई छोटा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 79 न्यूट्रॉन है और 118 प्रोटॉन है, ठीक है। तो इस तरह से बड़ा एटम हो या छोटा, सब में ही जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हरकत कर रहे होते हैं। यहाँ पे 7 न्यूट्रॉन और 7 प्रोटॉन है, ठीक है। तो इस तरह से चाहे कोई छोटा एटम हो चाहे कोई बड़ा एटम हो, सब हरकत कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद है एटम का चार्ज। एटम पे चार्ज किस तरह होता है, हमें कैसे पता चलेगा कि एटम पर कोई चार्ज भी होता है, कि किसी एटम पर चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव। 2 तरह का चार्ज होता है, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव, ठीक है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि एटम पर पॉजिटिव चार्ज है या फिर नेगेटिव चार्ज है। तो इसको भी अभी हम समझ लेते हैं और देख भी लेते हैं। ये है एटम, इस तरह से कुछ इलेक्ट्रॉन हरकत कर रहे होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन पर नेगेटिव चार्ज होता है, और जो प्रोटॉन होते हैं उन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो न्यूट्रॉन होता है उन पर कोई चार्ज नहीं होता। आप बाहर देख सकते हैं शेल्स में ब्लू कलर में इलेक्ट्रॉन है, उनके ऊपर माइनस डाला हुआ है, जिसका मतलब है कि इस पर माइनस का चार्ज होता है यानी मनफी चार्ज होता है, और जो प्रोटॉन है उन पर प्लस का निशान है, इस पर प्लस का चार्ज होता है यानी कि पॉजिटिव चार्ज होता है, जमा का चार्ज होता है, ठीक है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि एक एटम पे कौन सा चार्ज है। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, मिसाल के तौर पर हम क्लोरीन का एटम ले रहे हैं, इसमें 17 प्रोटॉन होते हैं यानी कि 17 जो है वो प्लस का चार्ज है। उसके बाद इसमें जो है इलेक्ट्रॉन वो 18 होते हैं। तो जो 17 प्लस वाले हैं वो 17 जो है नेगेटिव वाले उससे निकल जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, और सिर्फ एक जो है माइनस वाला वो बच जाएगा, ठीक है। 17 उस 17 में से नेगेटिव हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, और एक बच जाएगा, वो ही चार्ज होगा क्लोरीन पे। तो क्लोरीन पर क्या चार्ज है, -1,
तो इस तरह से चार्ज जो है वो पता लगाते हैं। तो चलिए यहाँ पे एक और जो है एग्जाम्पल वो भी देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक एटम है, उसमें प्रोटॉन की तादाद 24 है और इलेक्ट्रॉन की तादाद 28 है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा चार्ज है? आपने प्लस वाले जो नेगेटिव वाले हैं उसमें से माइनस कर देने हैं, तो पीछे -4 रह जाएगा, ठीक है। और अगर फॉर एग्जांपल पॉजिटिव वाले 28 हैं और माइनस वाले जो हैं वो 24 हैं, तो फिर जाहिर सी बात है पॉजिटिव वाले 4 बच जाएंगे तो वो 4 होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो प्लस वाले 24 हैं वो -8 में से माइनस हो जाएंगे, तो नेगेटिव वाले बच जाएंगे 4। तो यहाँ पे कौन सा चार्ज है? क्लोरीन पर 4 चार्ज है। क्या चार्ज है? 4 है, ठीक है। 4 कूलम चार्ज है, ठीक है। चार्ज को कूलम से ज़ाहिर कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमें पता चल जाता है कि एटम पर कौन सा चार्ज है। नील बोहर जो है उसने बताया था एटम के बारे में कि इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के गेट बिल्कुल ऐसे ही गर्दिश करते हैं जैसे हमारा जो निज़ाम शमसी है, यानी कि सूरज के गिर्द जैसे ज़मीन और दूसरे सितारे हरकत करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के गिर्द हरकत करते हैं। ये तस्वर दिया था नील बोहर ने। ये जो आप देख सकते हैं शेल्स हैं, जैसे कि जो पहला शेल है उसका नाम के है, दूसरे शेल का नाम एल और तीसरे शेल का नाम एम है। और जैसे शेल्स बढ़ते जाएंगे उनके नाम भी ऐसे बढ़ते जाएंगे। पहले शेल का नाम एल, दूसरे का नाम एल, तीसरे का नाम एम और चौथे का नाम एन और इसी तरह बाकी भी। तो ये तरीका होता है। उसके बाद आखिरी शेल है, यहाँ पे तीसरा शेल जो है वो आखिरी है, तो इसका नाम क्या है? के। तो जो आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है। और जो आखिरी शेल होता है, जो आप रेड देख सकते हैं, रेड हो रहा है, आखिरी शेल होता है, उसको वैलेंस शेल बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, हर शेल में इलेक्ट्रॉन की एक मखसूस तादाद होती है, उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। कम हो सकते हैं बट ज़्यादा नहीं हो सकते। एक शेल में ज़्यादा से ज़्यादा जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने होते हैं, ये अब हम आगे देखेंगे। शेल्स में इलेक्ट्रॉन की तादाद, तो के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं, एम शेल में 18 इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं और एन शेल में 32 इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं। ये इनकी गुंजाइश है, ठीक है। इतने ही इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। उसके बाद है शेल के अंदर सब शेल। सब शेल किसे कहते हैं? सब का मतलब होता है छोटा पार्ट। तो शेल के अंदर सब शेल यानी शेल के अंदर सब शेल यानी शेल के अंदर मज़ीद छोटे शेल, इसका मकसद है, इसका मतलब है या फिर मकसद है, ठीक है। तो देखते हैं अभी हम यहाँ पे कुल ये शेल हैं, ठीक है। SPDF, जैसे कि शेल के नाम है KLM, इसी तरह सब शेल के नाम है SPDF। ये क्या है? ये सब शेल हैं और ये शेल के अंदर होते हैं। शेल जैसे वो दायरे होते हैं ना, शेल जो होते हैं उसके अंदर सब शेल होते हैं, यानी कि छोटे दायरे होते हैं। अभी आप प्रैक्टिकल देखेंगे तो आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। तो ये क्या होता है? ये सब शेल के नाम है। शेल के नाम के, एल और एम, सब शेल के नाम एस, पी, डी और एफ है। अभी आप यहाँ पे देखेंगे, ये है शेल के, एल, एम और ये है सब शेल, ठीक है। पहला शेल जो है के, उसमें एक सब शेल होता है एस। दूसरा शेल जो है एल, उसके अंदर 2 सब शेल होते हैं एस और पी। तीसरा शेल एम है, उसके अंदर 3 सब शेल होते हैं एस, पी, डी। और चौथा शेल एन है, उसके अंदर 4 सब शेल होते हैं एस, पी, डी, एफ। ये 4 होते हैं, ठीक है। ओके, क्लियर हो गया? तो आपको ये याद करने पड़ेंगे इनके नाम भी, और हर शेल के अंदर कितने सब शेल होते हैं ये भी आपको याद करना पड़ेगा। तो ये बात आपकी क्लियर होगी, ठीक है। के में कितने सब शेल होते हैं? 1, एल में 2, एम में 3 और एन में
4। ठीक है, तो यहाँ पे हम प्रैक्टिकल अभी देख सकते हैं। यहाँ पे अभी आपने ये याद रखना है, ठीक है। ये क्या होता है, एक में कितने होते हैं, एक, दूसरे शेल एल में 2, एम में 3, एन में 4, ये आपने याद रखना है, ठीक है। उसके बाद है ये एटम। ये ब्लैक कलर में जो आपको आप देख सकते हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है, ये शेल है, अंदर न्यूट्रॉन